गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? वो फोर्सेस जिसमें दो बॉडी को एक्चुअल में कॉन्टैक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक डिस्टेंस से भी एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में दो टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ लिए थे, विच वर magnetic force and the electrostatic force. Now the third type of non-contact force is gravitational force. So basically gravitational force को हम अर्थ के साथ सबसे पहले समझते हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप हैं मान लीजिए, और आप एक बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं, आपने उसको एक हाइट से छोड़ दिया, तो आपको ये पता है कि ऑब्वियसली ये बॉल जो है वो नीचे आके गिरेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये जो बॉल है ये ऊपर चली जाएगी या यहीं रह जाएगी। तो आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बॉल जो है इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। इट मीन्स इस बॉल और अर्थ के बीच में क्या है? एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में नहीं होता, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका कोई मास हो उन सब के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन मान लीजिए अगर दो बुक रखी हुई है, आपको इन दो बुक के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि इन दोनों बुक्स का मास जो है वो बहुत कम है। बट अगर एक बॉल को आपने हवा में छोड़ दिया है तो वो आपको अर्थ की तरफ चलता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अर्थ जो है उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हम उसको देख सकते हैं। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका कोई मास है, अगर उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये यूनिवर्स में हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ पे मिलेगा। आप मार्स पे चले जाओगे, वहाँ पे भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। आप जुपिटर पे चले जाओगे तब भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। बस फर्क क्या है कि सबके ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ मूव करता है, या अगर कोई एक बुक जो है वो टेबल पे है तो वो टेबल पे ही पड़ी रहती है जब तक हम उसको मूव नहीं करते। वो भी किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही अर्थ जो है, अर्थ सन के आगे रिवॉल्व करती है, एंड अर्थ के आसपास कौन रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व करता है। तो अर्थ के अराउंड ये मून क्यों रिवॉल्व कर पाता है? क्योंकि अर्थ उसको कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ मून को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और मून जो है वो आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल अर्थ उसको खींचे जा रही है अपने सेंटर की तरफ। इसकी वजह से मून जो है वो एक सर्कुलर पाथ, एक राउंड पाथ जो है वो अर्थ के अराउंड मेंटेन करके रखता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द मून। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर रिलेटेड टू द रिजल्टेंट फोर्स। जब आपने चैप्टर का शुरुआत में वीडियोस देखी थी, उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक चीज़ डिस्कस की है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या था? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है किसी एक बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, हो सकता है सिर्फ एक फोर्स लगे या उससे ज़्यादा फोर्स लग रहे हो, तो उन सब का जो नेट फोर्स आता है, जो सारे फोर्सेस को कैंसिल करके जो वैल्यू आती है वो उसका रिजल्टेंट फोर्स माना जाता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। 2 boys pull a rope from 2 ends with a force of 100 Newton each. What is resultant force? 2 बॉयज हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? 100 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ इस रोप को पुल कर रहे हैं। ये बॉय इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये बॉय इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, और दोनों ही 100 न्यूटन से पुल कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो डायरेक्शन है फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट। डायरेक्शन जो है फोर्स की वो कैसी है? अपोजिट है। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना होगा? 100 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन। अगर हम इस
डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, सॉरी इसको हम नेगेटिव मान लें या इसको पॉजिटिव मान लें, ओरिजिन से राइट की साइड पॉजिटिव, लेफ्ट की साइड नेगेटिव, तो 100 माइनस 100 न्यूटन कितना हुआ? 0 न्यूटन। मीन्स इस रोप में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी, दोनों में से कोई भी इस रोप को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इस रोप के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? मीन्स नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 न्यूटन लग रहा है, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The force applied by the members of two teams A and B in the game of tug of war are mentioned against each of them. Calculate resultant force and name the winning team. तो आपको ये दो टीम दी हुई है, ये टीम A के मेंबर्स हैं, ये टीम B के मेंबर्स हैं। तो ये टग ऑफ वॉर का गेम खेल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ टीम्स रस्सी को क्या कर रही हैं? खींच रही हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और कौन सी टीम जीतेगी। तो सबसे पहले सेम डायरेक्शन के फोर्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। अब टीम ए जो है वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो उसके सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे। ये 50 है, देन 100 एंड 75, 50 प्लस 100 प्लस 75, तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 225 न्यूटन्स। ऐसे ही हम टीम बी के निकाल लेंगे। टीम बी में कितने हैं? 100, 150 एंड 200, 100 प्लस 150 प्लस 200, आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 450 न्यूटन। मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आपका 450 माइनस 225। तो यहाँ पे माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा? 225 न्यूटन। अब ये 225 न्यूटन आप देख रहे हो पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि टीम बी, क्योंकि टीम बी का ने जो है वो फोर्स ज़्यादा लगाया है, तो टीम बी जो है ये 225 न्यूटन के फोर्स से जो है टीम बी को अपनी तरफ खींच लेगी। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कौन सा कितना आ गया? 225 न्यूटन। और जो विनिंग टीम है, विनिंग टीम कौन सी होगी? विनिंग टीम हो जाएगी हमारी टीम बी। सो आई होप दिस concept is clear to you. So that's all for the day.